हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीट सामाजिक में लेवल 2 में यूनिट 5 के टॉपिक राष्ट्रपति के बारे में। इससे पहले हमारी 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और अभी 5वीं और 6ठी यूनिट चल रही है। पहले वाला टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिया है, संसद वाला। आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है एक हमेशा। इसमें से आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति के अनुच्छेद होते हैं बहुत सारे, इन अनुच्छेदों में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर अध्यादेश जारी करने की अवधि पूछी जा सकती है, अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है या फिर त्यागपत्र किसे देता है राष्ट्रपति, ये भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति की जो विभिन्न शक्तियां होती है उन शक्तियों में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति करता है उन सदस्यों के बारे में भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती, ये भी पूछा जा सकता है। सत्य असत्य भी पूछा जा सकता है। और निर्वाचक मंडल में जो शामिल होते हैं राष्ट्रपति के सदस्य, वो भी पूछे जा सकते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक पद्धति होती है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आज अपन इसको कंप्लीट करेंगे, फिर अगले वीडियो में अपन इसके राष्ट्रपति के अनुच्छेदों को लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रपति जो है ये क्या कहलाता है? भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। और राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति की देश में क्या स्थिति होती है? राष्ट्रपति जो है ये देश का संवैधानिक प्रधान या मुखिया होता है। देश का औपचारिक प्रधान भी राष्ट्रपति कहलाता है, और ये भी नाम मात्र का एक प्रधान होता है राष्ट्रपति। अब आप देखिए राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होती हैं, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं चाहिए। योग्यताओं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 58 में। ये अपन इसके लिए अनुच्छेदों का अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सभी अनुच्छेद आ जाएंगे आपके। योग्यताएं अनुच्छेद 58 में है। और राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। और राष्ट्रपति पद के लिए क्या उम्र होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। और उपराष्ट्रपति के लिए क्या थी उम्र? कल बताया था संसद वाले में 35 वर्ष ही थी राष्ट्रपति के लिए, और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। और लोकसभा का सदस्य बनने लायक हो, यह भी राष्ट्रपति पद के लिए एक अनिवार्य योग्यता है। अब आप देखिए राष्ट्रपति के पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो राष्ट्रपति के जो पद का प्रावधान है वो अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, आप देखिए इससे से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का अनुच्छेद तो है 54, और इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं आप याद रखना। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। याद रखना यहाँ पे निर्वाचित है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। और राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होता है इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा लोकसभा के, और सभी राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उन सभी के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अब आप देखिए कौन कौन से सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है। ध्यान रखना कि संसद के जो 14 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन 14 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किया जाता है, इसलिए ये संसद के 14 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति 2 तो लोकसभा के सदस्यों को मनोनीत करता है, और 12 राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो याद रखिएगा संसद के 14 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा इन्हें मनोनीत किया जाता है। 12 तो राज्यसभा के और 2 लोकसभा के। अब अपन देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का अनुच्छेद क्या है। निर्वाचन की रीति का उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है। और निर्वाचन की रीति या पद्धति कौन सी होती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ये पूछी जा चुकी है एग्जाम में, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कौन सी होती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है। अब आप देखिए राष्ट्रपति के उम्मीदवारी पेश करने के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदक आवश्यक होते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति की उम्मीदवारी पेश करने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक होते हैं। और ये प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होते हैं? ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के ही सदस्य होते हैं। तो याद रखना आप
राष्ट्रपति की उम्मीदवारी पेश करने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक होते हैं और ये प्रस्तावक और अनुमोदक जो हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के ही सदस्य होते हैं। फिर आता है इसका ढांचा। देखिए आप, निर्वाचक मंडल का ढांचा। संसद किससे मिलकर बनती है, आपको बताया था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। लोकसभा में सदस्य हैं वर्तमान में 545, राज्यसभा में है 245। लोकसभा के 2 सदस्य भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के चुनाव में, जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और राज्यसभा के 12 सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो 545 में से 2 सदस्य गए, कितने हो गए, 543, और राज्यसभा के 245 में से 12 गए, कितने हो गए, 233। तो निर्वाचित सदस्य कितने हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, 776। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की स्वीकृति कौन से संविधान संशोधन से मिली थी, तो याद रखिएगा, दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की स्वीकृति 70वें संशोधन 1992 से मिली थी। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेती है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेती है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा संपन्न करवाया जाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करवाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करवाया जाता है। फिर इसके बाद आप देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निस्तारण कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी जितने भी विवाद हैं उनका समाधान या निस्तारण अनुच्छेद 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। ये आर्टिकल आप याद रखना, अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निस्तारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग हो रही हो और राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो, तो ऐसे में उस राज्य की विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेती है और चुनाव संपन्न करवाया जाता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो जो भंग राज्य विधानसभा है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगी और चुनाव संपन्न करवाया जाएगा। इसके बाद आता है, जो पहली बार लोक विधानसभा भंग हुई थी वो कौन सी थी, 1974 में गुजरात विधानसभा थी जो उस समय भंग थी और उसने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था और उस समय राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। राष्ट्रपति के चुनाव में आप देखिए जमानत की राशि कितनी होती है, 15,000 रुपए राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि होती है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि कितनी होती है, 15,000 रुपए होती है। यदि कोई उम्मीदवार डाले गए वैधानिक मतों का 1/6 हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाता है तो ऐसे में जमानत की राशि क्या होती है, जब्त हो जाती है। डाले गए वैध मतों का अगर 1/6 हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाता है वो कोई उम्मीदवार, तो ऐसे में जमानत की राशि जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में आवश्यकता होने पर दूसरे चक्र के मतों की गणना भी की जाती है, जो केवल कितनी बार हुई है, अब तक 1 बार हुई है। याद रखना, आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में अब तक द्वितीय चक्र की मतों की गणना कितनी बार की जा चुकी है, तो मात्र 1 बार हुई है। 1969 में वीवी गिरी ने नीलम संजीव रेड्डी को दूसरे चक्र की मतगणना में हराया था। केवल 1 बार हुई है दूसरे चक्र की मतों की गणना। अब आप देखिए, निर्वाचक मंडल के सदस्यों के मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों के मतों का मूल्य, जैसे एक विधायक का मत मूल्य निकालने का सूत्र क्या है, जैसे राज्य है राजस्थान, तो 1971 की राज्य की जो जनसंख्या थी राजस्थान की बटे हुए राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000। जैसे 1971 में राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी, 2,57,65,000। उसके बाद राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है राजस्थान में, 200 इंटू 1000, तो कितना हो गया, एक विधायक का मत मूल्य राजस्थान में 129। विधायकों में सर्वाधिक मत मूल्य कौन से राज्य का है, तो याद रखिएगा, विधायकों में जो सर्वाधिक मत मूल्य है वो उत्तर प्रदेश के विधायक का है 208, और विधायकों में न्यूनतम मत मूल्य किसका है, सिक्किम के विधायक का है, कितना है, 7। अब इसके बाद अपन देखते हैं, ये तो विधायक का मत मूल्य निकाला था, अब एक सांसद का मत मूल्य निकालने का सूत्र क्या है, तो देश के सभी विधायकों के मतों का कुल योग बटे हुए निर्वाचित सांसदों की संख्या। तो देश के सभी विधायकों के मतों का कुल योग कितना होता है, 5,49,400 बटे हुआ 776, जो कि निर्वाचित सदस्य सांसद हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो कितना आता है, 708। तो एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है, 708। अगला इसके बाद आता है, राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए आवश्यक न्यूनतम मत कितने होने चाहिए, तो डाले गए कुल वैध मतों का 50% से कम 1 अधिक, अर्थात 50% + 1 राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए आवश्यक न्यूनतम मत होते हैं। अब आप देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन से अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है तथा कौन दिलाता है,
तो शपथ जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के तहत सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। याद रखिएगा, शपथ है अनुच्छेद 60 के तहत सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और या अगर वो अनुपस्थित हैं तो उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। कार्यकाल कितना होता है? शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और त्यागपत्र किसे देता है राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति को देता है। याद रखना, शपथ तो दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट को मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और त्यागपत्र राष्ट्रपति किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। वेतन कितना है राष्ट्रपति का? अभी आप देखिए, वर्तमान में वेतन बढ़ चुका है, 5 लाख रुपए वेतन हो गया है कर रहित। याद रखना, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए कर रहित। 5 लाख रुपए वेतन है अभी राष्ट्रपति का कर रहित। इसके बाद आता है पुनर्नियुक्ति। क्या कोई राष्ट्रपति दोबारा पुनर्नियुक्त हो सकता है? अनुच्छेद 57 के तहत कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 57 के तहत है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अब आप देखिए, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्राथमिकता क्रम क्या होगा? याद रखना आप, अगर मृत्यु हो गई है राष्ट्रपति की, या फिर उसने त्यागपत्र दे दिया है, या फिर महाभियोग से राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया है, तो प्राथमिकता क्रम क्या होगा? पहले आप देखिए, अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखना। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे देता है तो उपराष्ट्रपति उसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अब आप देखिए, पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्राथमिकता क्रम क्या रहेगा? सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी पद रिक्त है या नहीं है, कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये भी नहीं है तो कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा उसके वेतन और शक्तियां राष्ट्रपति के समान ही होगी। याद रखना, कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बनेगा उसके वेतन और शक्तियां भी राष्ट्रपति के समान ही होगी। और कार्यवाहक राष्ट्रपति का अधिकतम कार्यकाल कितना होगा? 6 माह होगा। ध्यान रखना, कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बनेगा उसका अधिकतम कार्यकाल 6 महीने होगा, क्योंकि नए चुनाव राष्ट्रपति के 6 माह में कराने अनिवार्य होते हैं। इसके बाद आता है, नए चुनाव के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल पुनः कितना होगा? 5 वर्ष हो जाएगा। अब इसके बाद आता है, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति को अपने पद से अनुच्छेद 61 के तहत हटाते हैं। और कौन सी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है राष्ट्रपति को अपने पद से। और ये महाभियोग वाली प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? कौन से देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। इसमें संसद के दोनों सदन जो होते हैं, वो दोनों सदनों में से कोई भी सदन 1/4 सदस्य इसकी पहल कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के 1/4 सदस्य इसकी पहल कर सकते हैं राष्ट्रपति को पद से हटाने की। और पहलकर्ता जो सदन होता है वो 2/3 बहुमत से इसे पारित करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सदन होता है वो आरोपों की जांच करता है, तथा वह सदन भी अगर 2/3 बहुमत से इसे पारित कर दे तो ऐसे में राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। अगर आप मान लो राज्यसभा के 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को हटाने के लिए पहल करते हैं और राज्यसभा में इसे 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो उसके बाद अगला सदन जो है लोकसभा, वो भी आरोपों की जांच करेगा। और लोकसभा में भी वो बहुमत 2/3 बहुमत से ये पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। लेकिन अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से नहीं हटाया गया है। याद रखिएगा, अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रणाली द्वारा पद से नहीं हटाया गया है। महाभियोग प्रक्रिया लगाने से पहले संबंधित राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी आवश्यक होती है महाभियोग प्रक्रिया लगाने से पहले। और राष्ट्रपति अपने बचाव में भारत के महान्यायवादी, किसी अधिवक्ता या किसी व्यक्ति को या फिर स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है। अब आप देखिए, महाभियोग प्रक्रिया में जो अनुपात प्रयुक्त होता है वो कौन सा है? इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में प्रयुक्त अनुपात कितना है? 1/4 और 2/3। 1/4 सदस्य तो पहल करते हैं और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है, तो अनुपात है 1/4 2/3। अब आप देखिए राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं
वो दो प्रकार की होती हैं। पहली तो होती है सामान्यकालीन, जिसमें आएगी कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और वित्तीय शक्ति, और दूसरी होती है आपातकालीन। तो पहली सामान्यकालीन अपन पढ़ते हैं, जिसमें 4 प्रकार की होगी, कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक और वित्तीय। और आपातकाल में कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। इसके बाद आता है कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। तो आप देखिए आर्टिकल 77 के अकॉर्डिंग, ये आर्टिकल अपन लास्ट में पढ़ेंगे, ध्यान रखना, अलग से वीडियो बनाऊंगा इसका। तो आर्टिकल 77 के अकॉर्डिंग भारत सरकार के समस्त कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और अनुच्छेद 166 के तहत, याद रखना, अनुच्छेद 166 के तहत राजस्थान सरकार के समस्त कार्य, राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। याद रखिएगा, अनुच्छेद 77 के अकॉर्डिंग तो भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, और 166 के अकॉर्डिंग राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, 78 वाला, याद रखना, आर्टिकल 78 का। आर्टिकल 78 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति पीएम से विधायी या प्रशासनिक कार्यों के संबंध में जानकारी मांग सकेगा, और पीएम का यह कर्तव्य होगा कि वह मांगी गई जानकारी राष्ट्रपति को उपलब्ध कराए। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? अनुच्छेद 78 में। अगला क्वेश्चन आता है नियुक्ति की शक्तियां। अगला पॉइंट है नियुक्ति की शक्तियां। राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद तथा प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 155 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति राज्यपालों तथा अनुच्छेद 239 के अकॉर्डिंग केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति करता है। याद रखना, 239 अनुच्छेद के तहत तो केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति प्रशासकों की नियुक्ति करता है, और 155 के तहत राष्ट्रपति राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। विदेशों से जो भारत आते हैं राजदूत और उच्चायुक्त, उनके नियुक्ति पत्रों को हस्ताक्षर या प्रमाणित कौन करता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति करता है। किसी भारतीय व्यक्ति को विदेशी उपाधि प्राप्त करने की अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति ही देता है। किसी भारतीय व्यक्ति को विदेशी उपाधि प्राप्त करने की अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति प्रमुख आयोगों का गठन करता है और उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। जो भी प्रमुख आयोग होते हैं भारत में, उनके आयोगों का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, और उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। जो इंटरनेशनल समझौते होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, वो किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अब इसके बाद आती हैं विधायी। अब आप विधायी शक्तियों में देखिए, अनुच्छेद 79 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, और संसद किससे मिलकर बनती है? आपको पिछले वीडियो में बताया था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलकर संसद बनती है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 80 के अकॉर्डिंग राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, और ये मनोनीत सदस्य किससे जुड़े होते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े हुए होते हैं। फिर इसके बाद अपन देखते हैं राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र बुलाता है कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है और लोकसभा भंग करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 85 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति संसद में संदेश भेजता है। मैसेज कार्ड डालता है राष्ट्रपति, कितने रुपए का? 86 रुपए का। तो आर्टिकल 86 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति संसद में संदेश भेजता है। 87 आर्टिकल के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण देता है। भाषण कब देता है राष्ट्रपति संसद में? आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंग जब नई लोकसभा निर्वाचित होती है और प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में। फिर इसके बाद आता है संयुक्त बैठक जो होती है लोकसभा और राज्यसभा की, वो राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। और संयुक्त बैठक बुलाने का कारण क्या है? दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर कोई मतभेद होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 108 के अकॉर्डिंग। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति से ही कोई विधेयक, कानून या अधिनियम बनता है। याद रखिएगा कि कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति से ही कोई विधेयक, कानून या अधिनियम बनता है, तो वो आर्टिकल कौन सा है? 111, 111। अब विधेयक पर राष्ट्रपति के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो उस पर राष्ट्रपति के क्या विकल्प हो सकते हैं? एक तो विकल्प होता है वो सहमति दे देगा उस विधेयक को,
दूसरा होगा कि वो सहमति उस विधेयक के लिए नहीं देगा, जिससे विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे? पूर्ण या निरपेक्ष वीटो कहा जाएगा। तीसरा विकल्प होता है कि विधेयक को राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेगा। इसे क्या कहा जाएगा? जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो कहा जाएगा। और राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। ये विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आया था, डाकघर संशोधन विधेयक ज्ञानी जेल सिंह जी के पास, तो उन्होंने इस विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लिया था, जिसे क्या कहा जाता है? जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है, संसद से पारित होकर आने वाले किसी विधेयक को राष्ट्रपति उसी सदन को लौटा दे, और अगर वही सदन उसे वापस पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दे साधारण बहुमत से, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या हो जाएगा? बाध्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा, संसद से पारित होकर आने वाले किसी विधेयक को राष्ट्रपति उसी सदन को लौटा दे जिस सदन से पारित होकर वह राष्ट्रपति के पास आया था, और यदि वही सदन उसे साधारण बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए वापस भेज दे, तो ऐसे में 44वें संशोधन 1978 की व्यवस्था के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा? निलंबनकारी वीटो कहा जाएगा। अब इसके बाद आती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करता है राष्ट्रपति? 123 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। कब करता है? जब संसद सत्र में नहीं चल रही हो और देश को किसी कानून की आवश्यकता हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति अस्थायी कानून जारी करता है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? अस्थायी कानून। और इस अस्थायी कानून या अध्यादेश की सामान्य अवधि क्या होती है? संसद के पुनः बैठने से 6 सप्ताह या 42 दिन तक। याद रखिएगा, इस अध्यादेश की अवधि क्या होती है? संसद के पुनः बैठने से 6 सप्ताह तक या फिर 42 दिन तक। इस दौरान अगर संसद चाहे तो इस साधारण बहुमत से इसे समाप्त भी कर सकती है, और 2/3 बहुमत से इस अस्थायी कानून या अध्यादेश को स्थायी कानून का रूप भी दे सकती है। फिर इसके बाद आता है, अध्यादेश की सामान्य अवधि तो होती है 6 सप्ताह या 42 दिन, लेकिन विशेष कारणों से सत्र अगर आयोजित नहीं हो रहा हो तो अधिकतम अध्यादेश की अवधि कितने हो सकती है? 6 माह हो सकती है। याद रखना, क्वेश्चन 2 प्रकार के बनते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की सामान्य अवधि कितनी होती है? 6 सप्ताह या 42 दिन सामान्य अवधि, और अधिकतम अवधि पूछ ले तो आप ध्यान रखना अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 माह तक हो सकती है। फिर इसके बाद आती हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और समाधान की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा कौन से अनुच्छेद के तहत प्रदान की जाती है? आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति द्वारा समाधान की शक्ति प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा सुनाए गए निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा जो निर्णय सुनाया जाता है उस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन उस निर्णय की जो है न्यायिक समीक्षा जरूर की जा सकती है, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये क्वेश्चन आया हुआ है सत्य असत्य में, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो है, अगला पॉइंट जो ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 143 के अकॉर्डिंग 143 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 143 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय जो परामर्श देता है राष्ट्रपति को, वो राष्ट्रपति माने या ना माने वो उस पर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। याद रखिएगा, सत्य असत्य में क्वेश्चन आता है इन दोनों से। राष्ट्रपति न्यायालय से परामर्श कौन से अनुच्छेद के तहत मांगता है? 143 के अकॉर्डिंग। और राष्ट्रपति परामर्श को माने या ना माने वो राष्ट्रपति पर ही डिपेंड करता है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, अगला पॉइंट है, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक पर राज्यसभा की सहमति या असहमति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और 14 दिन में धन विधेयक को राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। अब आप देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। पहली तो आती है अनुच्छेद 352, जो कि आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण से संबंधित है। सबसे पहले आप देखिए कि 44वें संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था। जब तक 1978 से पहले आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या था?
सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर क्या था? आंतरिक अशांति। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या जोड़ा गया है? सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 352 को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल भी कहते हैं। और सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण जो कि राष्ट्रीय आपातकाल है, ये देश में कितनी बार लगा है? अब तक भारत में 3 बार लगा है राष्ट्रीय आपातकाल। कब कब लगा था? देखिए आप, सबसे पहले लगा था 1962 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति थे उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार लग चुका है। सबसे पहले लगा था 1962 में। उस समय भारत के पीएम थे जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद लगा था 1971 में। उस समय प्रधानमंत्री थी भारत की इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। फिर उसके बाद लगा था 1975 में, ये भी इंदिरा गांधी जी के समय लगा था और उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। अब आप देखिए, आर्टिकल 355 के अकॉर्डिंग सरकार प्रयास करती है कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जाए। क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग सरकार प्रयास करती है कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त किया जाए? तो आर्टिकल 355 के अकॉर्डिंग सरकार प्रयास करती है कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जाए। अब आता है आर्टिकल 356, जिसे क्या कहा जाता है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसे कि राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 में है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक प्रावधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा हो तो ऐसे में संबंधित राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचना देता है और राष्ट्रपति फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन को 2 माह के लिए लागू करता है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कितने महीने के लिए लागू होता है? 2 महीने के लिए लागू होता है। इस दौरान संसद चाहे तो इसे साधारण बहुमत से समाप्त कर सकती है इस राष्ट्रपति शासन को, या फिर 2/3 बहुमत से 6 माह के लिए आगे बढ़ा सकती है। और इस राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष होती है। याद रखिएगा, अधिकतम अवधि होती है 3 वर्ष। लागू सबसे पहले कितने माह के लिए किया जाता है? 2 माह के लिए किया जाता है। और अधिकतम अवधि कितनी होती है इसकी? 3 वर्ष। फिर इसके बाद आता है, यह आपको बता ही चुका हूँ, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं की प्रमुख नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति सैनिक कानून के अपराधी को भी माफ कर सकता है। अब आप वित्तीय शक्ति देखिए, अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में प्रतिवर्ष बजट पेश करता है। अनुच्छेद 112 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति लोकसभा में प्रतिवर्ष बजट पेश करता है। और संविधान में बजट के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? याद रखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द संविधान में बजट के लिए प्रयोग किया गया है। फिर आप देखिए आर्टिकल 267, इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है। आर्टिकल 267 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है और राष्ट्रपति इस आकस्मिक निधि से एक बार में 550 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। लेकिन बाद में यह राशि संसद से पारित करवानी होती है और ये पारित होने की प्रक्रिया केवल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। फिर इसके बाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत प्रति 5 वर्ष के बाद राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत प्रति 5 वर्ष के बाद राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रीय वित्त आयोग में 4 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष के अलावा एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। टोटल कितने होते हैं? अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर और 14वां वित्त आयोग जो अभी चल रहा है जिसके अध्यक्ष हैं वाईवी रेड्डी, जिनका कार्यकाल 2015 से 2020 तक होगा। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष वित्त आयोग से रिपोर्ट प्राप्त करके संसद में पेश करवाता है। धन विधेयक, राज्य निर्माण विधेयक या राज्यों की सीमा का परिवर्तन आदि विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। याद रखिएगा, धन विधेयक पर और राज्य निर्माण विधेयक पर या फिर राज्यों की सीमा का जो परिवर्तन है, इन संबंधी विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। फिर इसके बाद वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अपन ने पढ़ लिया। फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन पढ़ा। स्टार्टिंग में राष्ट्रपति शासन कितने महीने के लिए लागू होता है? 2 महीने के लिए। अब आता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अब तक लागू नहीं किया गया है। अब आप देखिए इसका मूल्यांकन। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 352। पहली बार लागू हुआ होता है कितने माह के लिए? 1 माह के लिए लागू होता है राष्ट्रीय आपातकाल। और पहली बार लागू कब हुआ था? 1962 में लागू हुआ था। और अधिकतम अवधि क्या होती है इसकी? अनिश्चित होती है। अधिकतम अवधि अनिश्चित होती है। पहली बार में 1 माह के लिए लागू होता है और इसे साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। फिर आता है राष्ट्रपति शासन। इसका अनुच्छेद है 356। प्रथम बार लागू होता है 2 माह के लिए।
पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1951 में, पेप्सू क्षेत्र पंजाब में। और आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति शासन निर्वाचित राज्य में पहली बार कहाँ पर लागू हुआ था? तो केरल में लागू हुआ था, निर्वाचित राज्य में। और राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? 3 वर्ष है। और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में पहले इसको 6 माह के लिए राज्यपाल शासन कहते हैं, बाद में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, और इसे भी साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। फिर आता है वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद कौन सा है? 360। पहली बार लागू होता है 2 माह के लिए, और पहली बार अब तक ये लागू नहीं हुआ है। याद रखिएगा, अधिकतम अवधि इसकी अनिश्चित है, और इसे भी समाप्त किया जा सकता है साधारण बहुमत से। यह आपका हो गया राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद अपन पढ़ेंगे भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति, फिर इसके बाद आएंगे भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल, फिर इसके बाद आएंगे भारतीय राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। इसमें सारे आ जाएंगे आपको, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये सारे आ जाएंगे अनुच्छेद 52 से लेकर जितने भी इसके अनुच्छेद हैं, टोटल इसके 26, 27, 28, 33 अनुच्छेद हैं इसके राष्ट्रपति के। तो अपन अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।